सोचिए, अगर कल से दुनिया के सारे वॉर्स खत्म हो जाए तो कितनी लाइफ्स बच सकती हैं? कितना पैसा हॉस्पिटल्स, स्कूल और साइंटिफिक रिसर्च में लग सकता है? लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में वॉर्स एग्जिस्ट करते हैं। हर टाइम दुनिया के किसी न किसी एक हिस्से में वॉर चल रही होती है। और जब सबको पता होता है कि वॉर में जीतने वाले को भी नुकसान होता है, तो फिर ये वॉर्स एग्जिस्ट क्यों करती हैं? इसके पीछे आखिर कारण क्या है? क्या ये पावर के बारे में है, रिलीजियन के बारे में है, या आइडियोलॉजी के बारे में है, या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि वॉर्स को एग्जिस्ट करना ही बनता है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दुनिया एक कोई कंट्री नहीं है। सबसे पहले एक सीधा एग्जांपल देखते हैं। इंडिया के अंदर अगर दो स्टेट्स लड़ने लगे तो बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए प्रोटेक्टर या फिर गाइडेंस के तौर पे आ जाती है। दो लोग लड़ते हैं तो पुलिस आ जाती है। लेकिन कंट्रीज के ऊपर कोई वर्ल्ड पुलिस नहीं होती है ऑफिशियली। हाँ, यूनाइटेड नेशंस है, लेकिन यूएन किसी भी कंट्री को हर सिचुएशन में रोक नहीं सकता है। एंड यूएन का वैसे भी पर्पस जो है स्टेटस को और शांति बनाए रखना होता है। तो ज्यादा पावरफुल वाले की साइड लेते हैं, और जब वो पावरफुल वाले की साइड लेते हैं तो वीकर वाला सोचता है कि मेरे साथ जो है अनफेयर हो रहा है, इसलिए जो यहीं से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है। और फिर देखो, मान लो कि दो कंट्रीज हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। कंट्री ए सोचती है कि हम अपने फ्यूचर की सेफ्टी के लिए मिसाइल्स और आर्मी बना रहे हैं, लेकिन कंट्री बी ये देखकर कहती है कि ये इतनी मिलिट्री क्यों बना रहा है, कहीं फ्यूचर में ये मुझ पर ही तो अटैक नहीं करने वाला है। अब बी कंट्री भी अपनी आर्मी बढ़ा देती है। कंट्री ए अब और डर जाता है। जहां वो पहले सिर्फ सेफ्टी के लिए बना रहा था, अब वो फियर के साथ और ज्यादा अच्छे से बना रहा है वेपन्स। दोनों कंट्री से एक दूसरे को देख करके अपनी जो है स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं। दोनों कंट्रीज भले ही बोल रही हो कि वो अपने प्रोटेक्शन के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से और ज्यादा डरने लगते हैं। इसी को इंटरनेशनल रिलेशंस में सिक्योरिटी डिलेमा कहते हैं। कई वॉर्स इसी ट्रस्ट की कमी की वजह से ही शुरू होते हैं। पावर इज एवरीथिंग। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक रूल है, सीधा सा, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज की बात ज्यादा सुनी जाती है और छोटी कंट्रीज की उनकी तो छोड़ ही दो। इसलिए हर कंट्रीज चाहती है कि उसकी मिलिट्री पावरफुल हो, इकोनॉमी स्ट्रांग हो, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो और उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़े। क्योंकि अगर आप वीक हो जाओगे तो आपकी बात कौन ही सुनेगा। इसी वजह से कंट्रीज पावर के लिए compete करती रहती हैं और कभी कभी ये कंपटीशन वॉर में बदल जाती हैं। और हमें ये भी समझना होगा कि हर वॉर कोई आइडियोलॉजी के लिए नहीं होती। कई रीजंस हो सकते हैं। मोस्टली मटेरियल रीजंस होते हैं, जैसे ऑयल, नेचुरल गैस, वाटर, और आज के टाइम में कंप्यूटर चिप्स और रेयर अर्थ मिनरल्स, जो भी रिसोर्सेस हैं जिनकी वजह से कंट्रोल हमें मिल सकता है, वही जो है कारण बनते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के। बॉर्डर्स डिस्प्यूट भी बहुत बड़े कारण हो सकते हैं। कई बॉर्डर्स कॉलोनियल टाइम में बनाए गए थे। कई जगह दोनों कंट्रीज कहते हैं ये जमीन तो हमारी है, और जब दोनों साइड अपने आप को सही मानती हैं तो सोल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हिस्ट्री सिर्फ बुक्स में नहीं रहती, वो पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करती है। और एक और कारण है नेशनलिज्म। अपने देश से प्यार करना गलत तो नहीं है, लेकिन जब ये हाइपर नेशनलिज्म में बदल जाता है तो कॉम्प्रोमाइज करना डिफिकल्ट हो सकता है। लीडर्स भी कभी कभी नेशनल प्राइड की लैंग्वेज यूज करके पब्लिक सपोर्ट गेन करते हैं और टेंशन्स और बढ़ सकती है। तो फिर आखिर यूएन करता क्या है? बहुत लोग पूछते हैं, अगर यूएन है तो वॉर्स रोकता क्यों नहीं है? सिंपल आंसर है, यूएन कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। वो पीस टॉक्स करवाता है, एड प्रोवाइड करता है, पीस कीपिंग मिशंस भेजता है, लेकिन अगर पावरफुल कंट्रीज अग्री ही ना करें तो यूएन कर ही क्या सकता है? क्योंकि उसके पास डिप्लोमेटिक पावर होती है, लेकिन उसके पास कोई रॉ पावर नहीं है। इस बात को समझने के लिए हम इजराइल और फिलिस्तीन का एग्जांपल देखते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ आज के नहीं है, इसकी जड़ों को समझने के लिए हमें लगभग 100 साल पीछे जाना होगा। इस जमीन पर रहने वाले फिलिस्तीनी और ज्यूइश कम्युनिटीज
दोनों का इस एरिया से गहरा हिस्टोरिक और कल्चरल कनेक्शन माना जाता है। 1948 में इजराइल के स्टेट बनने के बाद पहला अरब इजराइल वॉर हुआ। इसके बाद कई वॉर्स, बॉर्डर चेंजेस और लाखों लोग के डिस्प्लेसमेंट ने इस कॉन्फ्लिक्ट को और कॉम्प्लेक्स बना दिया। आज भी सबसे बड़े मुद्दे हैं बॉर्डर्स, जेरूसलम का स्टेटस, इजरायली सेटलमेंट्स, सिक्योरिटी कंसर्न्स और फिलिस्तीनियन स्टेटहुड। दोनों तरफ की अपनी हिस्ट्री, अपनी डिमांड्स और अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स है। इजराइल का कहना है कि उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी है, क्योंकि उसने कई वॉर्स और मिलिटेंट एक्शंस का सामना किया है। वही फिलिस्तीनियंस का कहना है कि उन्हें अपना इंडिपेंडेंट स्टेट, जमीन और अधिकारों की जरूरत है। बहुत से फिलिस्तीनियंस डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस और ऑक्यूपेशन से जुड़े मुद्दों को भी उठाते हैं। इसी वजह से जब भी कोई बड़ा इंसिडेंट होता है तो ट्रस्ट और कम हो जाता है और वायलेंस का साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। ये कॉन्फ्लिक्ट हमें एक बात सिखाती है, वॉर्स अक्सर सिर्फ एक रीजन से नहीं होता। जब हिस्ट्री, रिलीजन, आइडेंटिटी, टेरिटरी और सिक्योरिटी जैसे फैक्टर्स एक साथ जुड़ जाते हैं, तब किसी भी वॉर्स का सिंपल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। इससे हमें एक बात समझ में आती है, वॉर अक्सर सिर्फ एक रीजन से नहीं होते। जब हिस्ट्री, रिलीजन, आइडेंटिटी, टेरिटरी और सिक्योरिटी जैसे फैक्टर्स एक साथ जुड़ जाते हैं, तब किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। इसीलिए दुनिया के सबसे मुश्किल कॉन्फ्लिक्ट्स में इजराइल फिलिस्तीन का नाम अक्सर लिया जाता है। तो कंट्रीज वॉर इसलिए नहीं करती क्योंकि उन्हें वॉर्स पसंद है, बल्कि अक्सर वॉर्स के पीछे का कई रीजंस एक साथ होते हैं। पावर, फियर, रिसोर्सेस, बॉर्डर्स, हिस्ट्री, नेशनलिज्म और कभी कभी ट्रस्ट की कमी। अगर हम इन रीजंस को समझ ले तो शायद हम ये भी समझ पाए कि पीस बनाना सिर्फ वॉर मत करो बोलने से पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए डिप्लोमेसी, ट्रस्ट और कोऑपरेशन की जरूरत होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो आप जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।